नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। क्राइम तक को हम एक परिवार यूं ही नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि क्राइम तक के लिए जो रिपोर्टर्स काम करते हैं या हम जैसे जो प्रेजेंटर आपके सामने हाजिर होते हैं या हमारे पीछे जो प्रोड्यूसर्स की, वीडियो एडिटर्स की टीम है, सिर्फ वही हमारी फैमिली है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक ग्रेटर फैमिली का है जिसके आप सब बहुत अहम हिस्से हैं। और ये बात सिर्फ मुँह ज़ुबानी या आपको खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि वाकई आप लोगों का पार्टिसिपेशन इस बात का सबूत है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो वाकया या जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ उसके बारे में मुझे आप लोगों ने ही बताया है। हमारी क्राइम तक की एक दर्शक हैं जिनका नाम है अविशी दुबे। अविशी दुबे ने, मैंने बीते हुए कल जो आपको कहानी सुनाई थी या जो वाकया आपको सुनाया था उसके मैसेज बॉक्स में उन्होंने कमेंट किया था और कमेंट में उन्होंने आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी के बारे में उन्होंने लीड दी थी, जानकारी दी थी और उन्होंने फरमाइश की थी कि इस कहानी को मैं आप सबके सामने पेश करूं। और उनके कहने के बाद मैंने रिसर्च की, इस खबर के बारे में पता लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई और अब आप सबके सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हूं। आप सब भी सुनिए और मुझे उम्मीद है कि अविशी भी शायद हमारी ये जो स्टोरी है या ये जो कहानी है वो ज़रूर सुनेंगी। 22 जून की बात है, इसी महीने की। शाम के 5:30 बज रहे थे और जो जगह है वो कोलकाता का फूल बागान एरिया है। फूल बागान एरिया की एक पॉश लोकेलिटी में एक मकान में 22 जून की शाम को 5:30 बजे घर के दामाद की एंट्री होती है। दामाद कई महीनों बाद यहां आया था और ऐसे में जो ससुराल वाले हैं उनकी तरफ से आमतौर पर तो यही होता है कि ससुराल वाले पलक पावड़े बिछाए दामाद जी का स्वागत करते हैं, बहुत मान सम्मान और खातिरदारी भी होती है। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा था। मामला उल्टा यूं था कि ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग थे। एक 70 साल के बुजुर्ग थे जो इस दामाद के ससुर, और जिनका नाम था सुभाष धांधनिया, और एक 65 साल की बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम था ललिता धांधनिया। और आप समझ सकते हैं ये उस दामाद की सास थी। तो सास ससुर घर में थे बुजुर्ग, और दामाद आया घर में, 42 साल की उम्र, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम अमित अग्रवाल। लेकिन घर के अंदर आते ही, जैसा मैंने आपको बताया कि स्वागत सत्कार और अच्छी बातों की जगह लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अमित अग्रवाल आते ही जो है वो अपनी सास और अपने ससुर पर बरसने लगा और सास ससुर भी जो है अपने दामाद पर चिल्लाने लगे। और ये जो सीन था इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार में अमित अग्रवाल का दर्जा क्या था। असल में अमित अग्रवाल की शादी धांधनिया परिवार में तकरीबन 12 साल पहले हुई थी और अमित ने सुभाष धांधनिया और ललिता धांधनिया की बेटी से लव मैरिज किया था। और लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के रिश्तों में तनाव रहने लगा और इस वक्त जो है तकरीबन 2 सालों से अमित और धांधनिया परिवार की बेटी, जिसका नाम था शिल्पी, वो उनके बीच में जो है वो मतलब बेटी और दामाद के बीच में बड़ी तनाव का माहौल था और डाइवोर्स का केस भी चल रहा था। अब जब दामाद के साथ ससुराल के रिश्ते ऐसे हों तो वहाँ स्वागत सत्कार की कोई बात तो हो नहीं सकती थी। और ये तनाव, ये डाइवोर्स की बातचीत, ये सब कुछ प्रॉपर्टी, कुछ दहेज का इल्ज़ाम, इन सब मसलों को लेकर जो है था। और अमित इस रोज़ जब घर पहुँचा तो सास ससुर के साथ उसकी बड़ी तेज़ लड़ाई शुरू हो गई। लोग आमतौर पर इस तरह की बातों को घर की चारदीवारी के अंदर रखना चाहते हैं, बाहर वालों को पता न चले, इस बात की पूरी कोशिश होती है। सास ससुर ने दामाद के ऊंचे होते आवाज़ को देखकर घर के खिड़की दरवाजे बंद करने शुरू किए और यहाँ तक कि पर्दे भी लगा दिए ताकि बाहर से कोई ताक झांक न करे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ी ही देर में अमित अग्रवाल ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। गुस्से में तो वो था ही,
वो और गुस्सा हो गया और उसने अपने बैग से एक पिस्टल निकाली और पिस्टल निकालने के बाद पहले उसे हवा में लहराया, धमकी दी और फिर बेहद करीब से अपनी सास ललिता धांधनिया को गोली मार दी। ये बहुत ही अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड सी घटना थी और ये देखकर जो सुभाष धांधनिया है, ससुर जो घर में मौजूद था, उसके तो हाथ पांव कांपने लग गए और वो फौरन जो है घर से बाहर निकले जान बचाने के लिए। और बाहर निकलकर उन्होंने अपना मकान बाहर से बोल्ट कर दिया, बंद कर दिया। वो ये चाहते थे कि चलो ललिता के साथ, मेरी बीवी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब मेरा जो दामाद है वो यहाँ से बचकर जाने ना पाए, क्योंकि उसके सिर पर खून सवार है। और सुभाष खुद भी ये सोच रहे थे कि अगर ये दरवाज़ा मैं बंद न करूँ तो हो सकता है ललिता के बाद वो मुझे भी मारे। तो इस तरह का एक बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन वहाँ क्रिएट हो गया। सुभाष के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ गए। फिर पड़ोसियों ने जब गोली की आवाज़ सुनी तो वो और घबरा गए और उन्होंने पहले सुभाष जी से पूरी बात पूछी कि मामला क्या है, आपके घर में क्या हो रहा है। तो सुभाष ने जितनी बात वो बता सकते थे उन्होंने वो बात बताई और फिर जो धांधनिया परिवार और आसपास के लोग हैं उन्होंने कोलकाता पुलिस को फ़ोन कर दिया। कोलकाता पुलिस ने जब इस घटना के बारे में सुना तो पुलिस भी, जिसे कहते हैं कि हरकत में आ गई। हरकत में इसलिए आ गई कि घर में दामाद जो है वो सास को गोली मार चुका था और मोस्ट प्रोबेबली उसकी हत्या कर चुका था। दामाद को ससुर घर में बंद कर चुका था बाहर से। तो एक ऐसा सिचुएशन था जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर दरवाज़ा खोला जाए तो दामाद फिर से गोली चला सकता है, बाहर किसी की जान ले सकता है, या फिर बंद कमरे के अंदर दामाद खुद अपना भी कोई नुकसान कर सकता है। तो कोलकाता पुलिस जो है वो फ़ौरन मौके के लिए रवाना हुई और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहाँ पर थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले कि कोलकाता पुलिस वहाँ पहुँचती, अमित अग्रवाल ने अपने ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली। दूसरी गोली की आवाज़ जब सुनाई पड़ी तो लोगों ने ताक झांक करके देखा और उन्हें समझ में आया कि अमित ने खुद को गोली मार दी है। पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों की भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। उस घर को, जिसे बाहर से सुभाष धांधनिया ने अपने घर को बंद कर दिया था, उसकी कुंडी पुलिस वालों ने खोली और जब पुलिस वाले अंदर गए तो उन्हें 2 लाशें मिली, एक ललिता धांधनिया सास की और दूसरा दामाद अमित अग्रवाल की। पुलिस ने धांधनिया परिवार से पूछा कि क्या मामला है आपके दामाद के साथ, ऐसी आपकी कौन सी लड़ाई थी और ऐसी क्या बात हो गई। तो धांधनिया परिवार जितना बता सकता था उतना परिवार के लोगों ने बातें बताई। खासकर सुभाष जी ने बताई कि मेरा जो दामाद है उसकी मेरी बेटी के साथ और हम लोगों के साथ अनबन है, बनती नहीं है। डाइवोर्स का केस हम सब ने फाइल कर रखा है, लड़ाई चल रही है कोर्ट में और प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, बिहेवियरल अप्रोच को लेकर भी डिस्प्यूट है। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा दामाद कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन अब जो कुछ है आपके सामने है, मेरी बीवी की हत्या हो चुकी है और मेरे दामाद ने मेरे ही घर में आकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने जब सारी बातें सुनी तो पुलिस ने वहाँ ये भी नोटिस किया कि जो कातिल दामाद है उसकी गन तो वहाँ पास में पड़ी ही है, क्योंकि जब खुद को कोई शूट करता है तो उसके बाद गन तो नीचे गिरना ही है। लेकिन साथ ही उसका लैपटॉप भी वहाँ मौके पर ही पड़ा हुआ है। पुलिस ने ये भी चीज़ देखी। इस बीच हुआ ये भी कि जब ललिता धांधनिया की हत्या हो गई, दामाद ने गोली मार ली और सुभाष जब घर से भागते हुए बाहर आ गए तो उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, शिल्पी को, जो रहती है बेंगलोर में। और बेंगलोर में फ़ोन करके ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारा पति, हमारा दामाद यहाँ आया हुआ है और उसने तुम्हारी माँ को गोली मार दी है। लेकिन ये सब कोशिश ही रह गई, क्योंकि सुभाष धांधनिया अपनी बेटी को फ़ोन करते रह गए और बेटी का फ़ोन दसियों बार कॉल करने पर अनआंसर्ड ही रहा। इससे सुभाष जी के मन में और घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि जब दामाद इतना गुस्से में है और उसने यहाँ आकर मेरी बीवी की हत्या कर दी तो क्या पता मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हुई हो। सुभाष जी बहुत घबरा गए और उन्होंने जो बेटी बेंगलुरु में रहती है उनके पड़ोसियों को फ़ोन किया और पड़ोसियों को फ़ोन करके ये बताया कि प्लीज़ आप सामने वाले फ्लैट में जाकर एक बार देखिए कि हमारी बेटी शिल्पी जो वहाँ अकेली रहती है अपने 10 साल के बेटे के साथ, क्या वो
लोग वहाँ ठीक ठाक हैं। तो पड़ोसियों ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसी एक चाबी बनाने वाले को बुला कर ले आए। ये बेंगलोर की बात बता रहा हूँ, कोलकाता से खबर दी गई। तो चाबी बनाने वाले को लेकर आए और बेंगलोर में एक महादेवपुरा नाम की एक जगह है, उस महादेवपुरा जगह में फ्लैट है, जिस फ्लैट में ये शिल्पी रहती थी, उसी फ्लैट में जो है पड़ोसियों ने ताला खुलवाने की कोशिश की और एक चाबी वाले को बुलाकर लेकर आए और चाबी वालों ने ताला के लिए डुप्लीकेट की बनाई और पड़ोसियों ने वो घर का ताला खोला। ताला खोलकर जब वो अंदर गए तो अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो बड़ा भयानक था। अंदर शिल्पी जो है उसकी लाश पड़ी थी। किचन में जो नीचे लकड़ी के अलमारी होते हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए, उसी के सहारे जो है वो लाश आधी बैठी हुई हालत में शिल्पी की पड़ी हुई थी और लाश से बदबू आ रही थी, जिसे देखकर पड़ोसियों को ये लगा कि शिल्पी की मृत्यु जो है वो अभी तुरंत नहीं बल्कि कई घंटे पहले हुई है। अब बेंगलोर की पुलिस को भी तब तक कोलकाता की पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका से फ़ोन कर दिया और बेंगलोर की पुलिस जो है महादेवपुरा में उस लोकेलिटी में पहुंची, उस फ्लैट में पहुंची जहां शिल्पी रहती थी। और लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, कोलकाता की पुलिस ने तो बेंगलोर की पुलिस को फ़ोन किया ही था। जो शिल्पी के पड़ोसी थे उन्होंने भी जब घर का ताला खोलकर जब वो अंदर घुसे और शिल्पी को मरी हालत में देखा तो उन्होंने भी पुलिस को फ़ोन किया। तो पुलिस को पता चल गया कि कोई मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। दो जगह से फ़ोन आ रहे हैं, कोलकाता से भी, लोकल मोहल्ले से भी। तो पुलिस वहाँ फ़ौरन पहुँची और उन्होंने जाकर देखा कि जिस तरह का शक था या जिस तरह की आशंका थी, बात वही थी। लाश वहाँ शिल्पी की पड़ी हुई थी और जो 10 साल का बच्चा है शिल्पी और अमित का, वो घर में नहीं था, वो नदारद था। और शिल्पी की लाश को देखकर पुलिस को ये लगा कि लाश पुरानी है। पुलिस ने उसे रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए आगे भिजवा दिया। सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने पर पुलिस को यहाँ एक 3 पन्नों का मर्डर नोट या सुसाइड नोट, जो भी आप कहें, वो मिला, जो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ था। पुलिस ने जब वो सुसाइड नोट उठाया और उसे पुलिस पढ़ने लगी तो उसमें ये पता चला कि सुसाइड नोट शिल्पी के पति, जिसके साथ तलाक को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, अमित अग्रवाल, उसका लिखा हुआ है। और उसने ये लिखकर बताया है कि उसने शिल्पी की हत्या कर दी है और वो अपने ससुराल वालों को नहीं बख्शेगा, सबकी जान ले लेगा, क्योंकि ससुराल वालों ने उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी है और अब वो बहुत परेशान हो चुका है। वो अपने 10 साल के बेटे को देखने के लिए भी तरसता है और उसकी कस्टडी को लेकर जो डिस्प्यूट या लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में जो है अलग अलग तरीक़ों से ये जो धांधनिया परिवार है वो रास्ते में उसके रोड़े अटका रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी की हत्या कर रहा है और हत्या करने के बाद वो अपने ससुराल के लोगों की भी हत्या करेगा। इस तरह की बात उस नोट में लिखी हुई थी, जो बेंगलोर पुलिस ने रिकवर किया और बेंगलोर पुलिस ने कोलकाता पुलिस से भी ये इनपुट शेयर किया। उधर कोलकाता पुलिस जो फूलबागान एरिया में धांधनिया परिवार के मर्डर की तफ्तीश कर रही थी, खासकर मतलब जो ललिता धांधनिया और दामाद अमित अग्रवाल की खुदकुशी, ललिता धांधनिया की मर्डर और दामाद की खुदकुशी के मामले की तफ्तीश कर रही थी, उनको वहाँ जो दामाद का लैपटॉप मिला था, उस लैपटॉप में टाइप किया हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी, टाइप किया हुआ 76 पेजेस का एक सुसाइड नोट मिला। ये एक ऐसा सुसाइड नोट था जो अमित अग्रवाल पिछले कई महीनों से लिख रहा था और इस कई पन्नों के 67 पन्नों के कंप्यूटर लैपटॉप में लिखे गए सुसाइड नोट में अमित अग्रवाल ने पूरी छोटी से छोटी बात तफसील से लिखी थी। उसने बताया था कि उसकी अपनी बीवी से कब मुलाकात हुई और कैसे वो लोग मिले, कैसे उनके बीच में दूरियां बनी, कैसे लड़ाई होने लगे, कैसे उनका 10 साल का बेटा जो है उन दोनों की लड़ाई के चक्कर में जो है बाप के प्यार से महरूम हो गया, क्योंकि जो अमित है उसको महीने में या 2 महीने में एक बार शायद अपने बेटे से मिलने की इजाज़त थी। और शिल्पी अब अपने बेटे के साथ, 10 साल के बेटे के साथ बेंगलोर में रहती थी। वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और वो खुद अपना काम करती थी, प्रैक्टिस करती थी, जबकि बीवी से अनबन होने के बाद
अमित जो है वो कोलकाता में उत्तरपाड़ा एक जगह है वहाँ पर रहता था, और उत्तरपाड़ा में अमित अकेला रहता था, और महीने 2 महीने में एक बार जो है वो बेंगलोर जाकर वो अपने बेटे से मिल पाता था। तो ये अमित की कहानी थी, जो अमित ने बहुत ही दर्द में डूबे अल्फाजों में अपने सुसाइड नोट में ये सारी बातें लिखी थी। इसमें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नफ़रत भी था, जिसमें उसने ये भी लिखा था कि वो बहुत दिनों से अपनी बीवी और अपने ससुराल वालों का कत्ल करने की तैयारी या साजिश रच रहा था, लेकिन उसको इसमें अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इस कोशिश में वो तमिलनाडु में कुछ गुंडे बदमाशों से भी मिला, सुपारी किलर्स से मिला, जिनको उसने हायर करने की कोशिश की ताकि वो शिल्पी की और ससुराल वालों की हत्या कर दे, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। वो बिहार भी गया, वहाँ भी कुछ सुपारी किलर्स से उसने बात करने की कोशिश की अमित अग्रवाल ने, लेकिन बिहार में भी कोई सुपारी किलर इस तरह का नहीं मिला जो इस मर्डर को अंजाम देने के लिए तैयार होता। तो फाइनली अमित अग्रवाल ने यह तय किया कि यह काम वो खुद ही करेगा, और 67 पन्नों का सुसाइड नोट तो खैर वो कई महीनों से लिख ही रहा था। लेकिन इसके बाद 22 जून को ही वो कोलकाता से चलकर, चूंकि वो कोलकाता के उत्तरपाड़ा में रहता है जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से चलकर मतलब ट्रैवल करके वो बेंगलोर पहुँचा बाई एयर, और वहाँ पहुँचने के बाद उसने शिल्पी यानी अपनी बीवी से भी मुलाकात की, और उनका जो बेटा है 10 साल का बेटा, उस बेटे से भी मुलाकात की, बात की, और बेटे को बताए बगैर, यानी बेटे की गैर मौजूदगी में, या हो सकता है वो किसी कमरे में सो रहा हो, बाहर से उसको बोल्ट कर दिया हो, उसकी कुंडी लगा दी हो रात के वक्त इसने, अमित अग्रवाल ने। बेटा तो खैर अनजान था। अमित ने उसकी माँ, अपनी बीवी और अपने बच्चे की माँ शिल्पी की गला घोंट कर हत्या कर दी, और यह हत्या उसने की उसी फ्लैट में जहाँ उसकी बीवी शिल्पी रहती थी। और जब पुलिस मौके पर पहुंची हत्या वाली जगह पर, तो पुलिस ने देखा कि बर्तन वगैरह बिखरे पड़े हैं, जिसे देखकर पुलिस को ये समझ में आया कि जब शिल्पी की यह हत्या अमित कर रहा था तो शिल्पी ने भी खुद को बचाने की कोशिश की होगी। इससे यह भी बात एक साबित होती है कि शिल्पी को कोई सेडेटिव या कोई नशीली चीज़ देकर पहले बेहोश करके उसका गला नहीं घोंटा गया था, बल्कि नॉर्मल हालत में ही उसकी जान उसके पति ने ली, और उसकी हत्या करके उसकी लाश को वहीं किचन में छोड़ा, और एक 3 पन्ने का सुसाइड नोट या डेथ नोट जो भी आप कहिए, वो उस वक्त उसने खुद पेन से लिखा एक पेपर पे और वहीं टेबल पे रख दिया। इसके बाद वो सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। माफ़ कीजिएगा, ये हत्या जो है वो 21 तारीख को हुई थी। इसके बाद वो सुबह होने का इंतज़ार करता रहा, और 22 जून को वो कोलकाता से फ्लाई करके अपने 10 साल के बेटे को लेकर, बेंगलोर से फ्लाई करके अपने 10 साल के बेटे को लेकर कोलकाता पहुंचा। और कोलकाता पहुंचने के बाद उसने अपने बेटे को अपने एक रिलेटिव के हवाले किया, ये कहकर कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखो, मैं ज़रा इसके नाना नानी से मिलकर आता हूँ, कहने का मतलब अपने ससुराल से होकर आता हूँ। ये कहकर अमित जो है सीधे एयरपोर्ट से पहुँचा फूलबागान एरिया में कोलकाता में, जहाँ उसने अपनी सास की जान ली और अपने ससुर की हत्या करने की कोशिश की। और इस घटना को जो है उसने अंजाम देने में एक गन का इस्तेमाल किया, एक पिस्टल का इस्तेमाल किया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वो फायर आर्म, चाहे वो रिवॉल्वर हो या पिस्टल हो, वो अमित अग्रवाल को कहाँ से मिला, क्योंकि अमित वो फायर आर्म बेंगलोर से लेकर तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो बाई एयर आया था और हथियार लेकर ट्रैवल करने की इजाज़त तो है नहीं हवाई जहाज़ में। तो ऐसे में जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरा होगा, और उतरने के बाद जब वो अपने ससुराल तक गया होगा, फूलबागान तक, इसी बीच में किसी ने उसे वो हथियार दिया भी होगा। पुलिस अब ये वेरीफाई करने में लगी है कि वो हथियार किसने दिया, किसने उसे मुहैया करा। टैक्सी वाले से पूछताछ हुई है, जिस टैक्सी में बैठकर अमित अग्रवाल जो है कोलकाता यानी दमदम एयरपोर्ट से फूलबागान तक गया था, उस टैक्सी वाले को पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन उसने कहा है कि बीच में वो कहीं नहीं रुका और किसी से वो मिला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सी में बैठने से पहले ही जो है वो गन, जिस गन से अमित अग्रवाल ने अपने सास की हत्या की, वो किसी ने अमित को दी थी। वो किसने दी थी, पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है। पुलिस ने अमित के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो लैपटॉप हो, फ़ोन हो या दूसरी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं। उधर सुसाइड नोट जो
पेपर में लिखा हुआ है वो बेंगलोर पुलिस ने बरामद करके फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वाकई अमित अग्रवाल का हैंड रिटन सुसाइड नोट ही है या इस मामले में कोई और पेंच या और कहानी तो नहीं है। पुलिस ये पता लगा रही है। हथियार पुलिस को मौका वारदात से मिल चुका है और इस मामले को पुलिस ने देखा जाए तो सुलझा भी लिया है, क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें लव मैरिज करने वाले एक कपल ने, जो दोनों पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके बीच में अनबन कुछ इतनी ज़्यादा हुई कि एक ही झटके में एक पूरा का पूरा परिवार, बल्कि मैं कहूँगा 2 परिवार तबाह हो गए। एक परिवार तो धांधनिया परिवार ही तबाह हुआ, जिनकी बेटी भी मारी गई और बेटी की माँ यानी ललिता धांधनिया वो भी मारी गई, ससुर अकेले रह गए। तो एक तो वो परिवार था जो तबाह हुआ, दूसरा परिवार खुद अमित अग्रवाल का था जो तबाह हुआ, जिसमें शिल्पी यानी अमित की बीवी की हत्या हुई और अमित ने भी खुदकुशी कर ली, तो वो भी इस दुनिया से चला गया। कितना मैं कहूँगा बदनसीब, या उस मासूम बच्चे के बारे में सोचिए जो इस अग्रवाल दंपति का बेटा है 10 साल का, उसकी क्या हालत हो रही होगी, जिसकी माँ की हत्या उसके पिता ने ही कर दी और जिसके पिता ने बाद में खुदकुशी भी कर ली। उसको तो अब तक मुझे लगता है कि चूंकि ये बिल्कुल रिसेंट इंसिडेंट है, 21 और 22 तारीख को ये घटनाएं हुई हैं, तो मुझे नहीं पता कि अब तक उस बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा भी या नहीं, लेकिन हो सकता है पता हो भी, घर वालों ने जी कड़ा करके ये सारी बातें उस छोटे से बच्चे को बता भी दी हों। लेकिन ये कितना दुखद है, कितना अफसोसनाक है, जिसमें पति पत्नी की लड़ाई जो पहले तलाक की लड़ाई तक पहुंचती है और फिर वहां से होते हुए मरने मारने की नौबत आ जाती है। और बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से एक पति जो है अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों से बदला लेता है और बदला लेने के क्रम में अपनी बीवी के साथ साथ सास को भी मौत के घाट उतार देता है। 67 पेज का जो टाइप किया हुआ सुसाइड नोट अमित अग्रवाल के लैपटॉप में मिला है, उससे पुलिस को यह भी पता चला है कि अमित अग्रवाल सिर्फ अपनी बीवी और सास की हत्या ही नहीं करना चाहता था, बल्कि ससुराल के सारे लोगों की हत्या करना चाहता था। वो इतना नाराज़ था अपने ससुराल वालों से। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस इरादे में पूरी तरह कामयाब होता, बीवी की हत्या करने के बाद बेंगलोर से कोलकाता आया और कोलकाता आने के बाद जब उसने सास की हत्या की, उसके बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया। और जब पकड़ने की नौबत आई, मतलब पकड़ तो नहीं लिया, जब पकड़ने की नौबत आई, उसको कमरे में बंद कर दिया ससुर ने, तो उसने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। तो इस तरह से एक लव मैरिज का बहुत ही दर्दनाक दी एंड हुआ, जिस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। मैं अपनी तरफ से बस एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हों तो एमिकेबली, रजामंदी से एक दूसरे से अलग हो जाना ही बढ़िया है। इस तरह की लड़ाइयों को लंबा खींचने का अक्सर अंजाम बहुत खौफनाक होता है, जैसा इस घटना में हम सब ने देखा। मेरी ओर से इतना ही। अब आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इस मामले में इंतज़ार रहेगा। आप हमेशा से हमारे इस YouTube लाइव के दौरान जो है अपना कमेंट्स लिखते हैं और मैं अगले दिन जब किसी स्टोरी के साथ हाजिर होता हूं तो वो कमेंट्स आप सबके साथ शेयर करता हूं, पढ़ता हूं और अपनी राय भी देता हूं। और आज भी उस सिलसिले को मैं यहां से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो कहानी, ये जो वाक़या हमने आपको बताया, वो भी हमारी एक दर्शक ने ही हमें सजेस्ट किया था, तो मैंने उनका भी थैंक्स कहा है। और अब बाकी कुछ कमेंट्स का मैं जिक्र करने वाला हूँ। ये जो कमेंट है, जो हमने कल आपको कहानी सुनाई थी, उसके बदले में उसका जो मैसेज बॉक्स है YouTube का, उसमें ये कमेंट्स आए हुए हैं जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। रजनीश कश्यप जी हैं, इन्होंने हाय लिखा है। हिंद कमांडो, इन्होंने लिखा है माई फर्स्ट कमेंट। अजय सोलंकी साहब, इन्होंने भी कमेंट लिखा है। अजय हैं। ज्ञानेंद्र प्रसाद जी ने नमस्कार किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस दौर में आप अपना ख्याल रखिए। दिनेश श्रीवास्तव ये लिख रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है वो बिक गई है। बड़े जो कलाकार हैं उन्होंने मुंबई पुलिस को खरीद लिया है, इसीलिए सुशांत के मौत के मामले में जो है सच्चाई सामने नहीं आ रही है। दिनेश जी, आप अपनी राय कायम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पुलिस फोर्स को जैसा आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बिक गई है या ख़रीद लेना, ये शायद संभव नहीं है। एक आध ऑफिसर जो है वो करप्ट हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि करप्ट लोग कहीं मतलब नहीं होते हैं, करप्ट लोग हर जगह हैं, ईमानदार लोग भी हर जगह हैं। तो पूरी फोर्स नहीं बिकी। कुछ अफसर हो सकता है कि मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके पीछे रुपए पैसों की वजह भी हो सकती है। मनप्रीत सिंह हैं, उन्होंने हेलो कहा है। जैक स्पैरो हैं और इन्होंने एक सवाल पूछा है कि बेटे
का सरनेम वर्मा और पिता का सरनेम शर्मा कैसे हो सकता है। कल जो हमने आपको कहानी सुनाई थी वो 2008 की एक ट्रिपल मर्डर की घटना थी, जिसमें एक बेटे ने अपने माँ बाप और अपनी बीवी की हत्या कर दी थी क्योंकि वो किसी और महिला के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में था। तो ये वर्मा परिवार की कहानी थी। लेकिन जैक स्पैरो साहब, आपने जो बात पॉइंट आउट किया है वो बिल्कुल सही है। वो मेरा स्लिप ऑफ टंग वाली बात है कि वर्मा परिवार में जाहिर है पिता वर्मा है तो बेटा भी वर्मा ही होगा, शर्मा हो नहीं सकता। लेकिन मैंने बाई मिस्टेक वर्मा की जगह शर्मा कह दिया था, और मुझे नहीं पता एक बार कहा या एक से ज़्यादा बार कहा। माफ़ कीजिएगा मुझे मेरी उस गलती के लिए। मैं कोशिश करूँगा आइंदा उस तरह की गलती न करूँ। आज भी जब मैं ये कहानी और ये स्टोरी आप सबको सुना रहा हूँ तो बेंगलोर और कोलकाता के बीच में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड हुआ था, लेकिन आई गेस कि आप लोग मेरी उस कमी को भी इग्नोर करेंगे और मेरी हौसला अफजाई इसी तरह जारी रखेंगे। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं कि आई लव योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच। विनोद सैनी जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम सिंह जी, ये महिपाल सिंह रावत भीलवाड़ा राजस्थान से, आप रोज़ कमेंट करते हैं, बहुत आपका स्वागत है। आकाश वर्मा जी हैं और इन्होंने कहा है कि मैं 3 दिन बाद लाइव आया हूं तो वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आकाश जी, ये आपका प्यार है और मेरी खुशकिस्मती कि आप हमें मिस कर रहे हैं। इस तरह की बात आप लिखते हैं। राघवेंद्र तिवारी जी का भी कमेंट आया है, आप भी अक्सर कमेंट करते हैं, मैं आपको आइडेंटिफाई करने लगा हूँ अब। राजेंद्र वैष्णव जी हैं और इन्होंने बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट दिया है और कहा है कि कहानी वो हमारी रोज़ सुनते हैं। राघवेंद्र तिवारी जी ने एक नहीं कई कमेंट किए हैं। राणा सुमित राणा का भी कमेंट है और इसके साथ ज्ञानेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने जो है वो एक पॉलिटिकल कमेंट किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर नाखुशी जताई है और कहा है कि लद्दाख के मामले पर कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उस पर हमें खबर दिखानी चाहिए या रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, आप जानते हैं कि ये क्राइम का चैनल है और हम पॉलिटिकल चीज़ों से आमतौर पर थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। पुष्पा चौहान जी ने अपने आप को बड़ा फ़ैन बताया है, थैंक यू पुष्पा जी, आई एम फीलिंग ऑनर्ड, और इसी के साथ मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा होता है। अजय सोलंकी साहब ने आवाज़ की तारीफ़ की है, बहुत धन्यवाद। आशीष के जी, सुमित कुमार जी, दुलाल यूके, तस्नीम घड़ियाली, सलाम उन्होंने सबको क्राइम टीम को भेजा है, थैंक यू वेरी मच। तस्लीम जी, दीदारुल बापू गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, थैंक यू दीदारुल, आप असम से हैं, मैंने अब आपको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। आप अक्सर पहले कमेंट लिखा करते थे कि दूसरों की तकलीफ़ मज़े लेकर देख रहा हूं। मैंने दीदारुल जी आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू पर भी अपनी बात रखी थी और आई होप कि आपने वो बात पढ़ी होगी, तभी आपने आज गुड आफ्टरनून विश किया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कमेंट। वंदना चौधरी जी, इन्होंने कहा है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच वंदना जी। राम स्वरूप विश्नोई, इन्होंने भी तारीफ़ की है और कहा है कि मेरी कहानियाँ सुनने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दंगोरा धर्मेश जी ने कहा है कि वो सूरत गुजरात से हैं और उनका हीरे का काम करते हैं वो, और उन्होंने कहा है कि क्राइम तक पे जब मैंने उनका नाम लिया उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो धर्मेश जी, ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि आप जैसे जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हीरो की परख करना जानते हैं, थैंक यू वेरी मच। अनुराग कुमार जी, आप दिल्ली से ही हैं, आप बता रहे हैं कि आपके पड़ोस में वो घटना हुई थी 2008 में जब ट्रिपल मर्डर एक बेटे ने अपने माता पिता और अपनी बीवी का कर दिया था। सीक्रेट कमेंटेटर ने भी एक कमेंट किया है, इनके आईडी ही सीक्रेट कमेंटेटर नाम से है और इन्होंने मुझे लिखा है, तुमसे न हो पाएगी शम्स की कॉपी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आप शम्स ताहिर खान को कॉपी करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप शम्स ताहिर खान को कॉपी क्यों नहीं करते, उनकी तरह आप बोलने की कोशिश कीजिए तो लोग उससे ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं अपने दोनों ही तरह के अपने शुभचिंतकों से बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरह हूँ और अपनी तरह से ही आप सबके सामने हाजिर होना चाहता हूँ। शम्स जी मेरे आदर्शों में एक हैं और ऑब्वियसली मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बॉस भी हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्राइम रिपोर्टर, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उनकी तरह बनना ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन पूरी तरह उनको कॉपी करके एक फ़ोटोकॉपी वाली शख्सियत या इमेज अपनी नहीं बनाना चाहता हूँ। एंड आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। शुभोदीप चैटर्जी ये लिख रहे हैं कि आप लोगों को कैसे पता चला कि नितिन जो लड़का है जिसने अपने माँ बाप की हत्या की थी
वो यतीम है। क्या नितिन ने खुद ये बात कहा था? बिल्कुल, नितिन ने पुलिस की पूछताछ में ये बात कही थी और परिवार के दूसरे लोगों को भी उसके गोद लिए जाने के बारे में जानकारी थी, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों को भी इस बारे में पता थी। तो ये सारी बातें छिपती नहीं हैं और आमतौर पर मतलब अगर मन में कोई जिसे कहते हैं कि कोई खलिश वाली बात ना हो तो छिपाने की भी ज़रूरत नहीं है। गोद लिया हुआ बेटा भी जो है वो कई बार सगे बेटे से ज़्यादा अपनी माँ बाप की सेवा करता है, लेकिन ऐसे बेटे भी होते हैं जो गोद लिया हुआ बेटा भी होता है जो अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है और ख़ुद जिन बच्चों को अपनी कोख से माँ जन्म देती है वो बच्चे भी अपनी माँ की हत्या करते हैं, पिता की हत्या करते हैं। इस तरह के मामले भी हमने देखे हैं। सुंदरवा शैलेश जी, इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैंने शम्स ताहिर खान साहब से ये बात कही है कि वो टाइटैनिक की स्टोरी हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, मैंने आपका मैसेज कन्वे कर दिया है शैलेश जी। अजय कुमार जी ने कहा है कि लास्ट एपिसोड में दहेज के कानून को लेकर मैंने कुछ कहानी सुनाने के लिए कहा था, आप मेरी कहानी भी जानिए ना सर, उन्होंने कहा है। अजय जी, जब आप दहेज कानून को लेकर कहानी सुनाने पर जोर दे रहे थे तभी मैं ये गेस कर रहा था कि शायद आपके साथ दहेज के कानून को लेकर कुछ ज़्यादती हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि 498A का जो लॉ है उसको कई मामलों में बहुत ज़्यादा पुरुषों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उसका दुरुपयोग किया गया है। तो मुझे नहीं पता आपकी क्या कहानी है। आपने कहा है कि आपने ईमेल किया है, तो एक बार प्लीज़ आप और ईमेल कीजिए। मैं क्राइम तक के बहुत सारे ईमेल आते हैं तो शायद वो स्किप हो गया हो। मैं आपकी कहानी पढ़ने की कोशिश करूंगा और अगर मुझे या क्राइम तक की पूरी टीम को लगा कि वो कहानी सारे लोगों को बतानी चाहिए तो मैं वो कहानी तफसील से बताऊंगा, वरना संक्षेप में तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप हमारे दर्शक हैं, आपकी बात को मैं ठुकरा कैसे सकता हूँ। अभिजीत वेद प्रकाश, इन्होंने टेक केयर कहा है, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। साजिद जी ने भी जो है उन्होंने कहा है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने लिखा है, बिजनौर से हैं। राम नारायण साहू साहब जो हैं उन्होंने कातिल बेटे के लिए कहा है कि ऐसे लोग इंसान नहीं शैतान होते हैं। अजय जहांगीर साहब का भी कमेंट आया है और नूर ओनली के नाम से भी कमेंट है। राकेश कुमार का कमेंट है। चंद्रा जोशी हैं, अतुल गौड़ हैं। इन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोला करूं, तो दीपक आप प्लीज़ देखिए, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि शायद हमारी आवाज़ जो है लोगों तक प्रॉपरली सुनाई नहीं देती है, तो ऐसा क्यों होता है, एक बार थोड़ा देखने की ज़रूरत है। हमने पहले भी आपसे वादा किया था कि हम थोड़ा इस चीज़ को और इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि चीज़ें आने वाले दिनों में थोड़ी और दुरुस्त हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच अतुल गौड़ जी। और इसके अलावा बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन मैं ये सारे कमेंट जो हैं जो पहले आए थे वो कमेंट आपको सुना रहा था, उसके बारे में जिक्र कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लेटेस्ट कमेंट भी आप लोगों के ले लेने चाहिए। मैं वो कमेंट एक बार जल्दी से लेना चाहता हूँ ताकि बाद में कमेंट करने वाले लोगों को ऐसा न लगे कि वो मिस हो जा रहे हैं। कविश बग्गा साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि पुलिस इतनी ही तेज़ है तो सुशांत के केस को क्यों नहीं सुलझाती है। मुझे लगता है कि सुशांत का केस एक बिल्कुल ही अलग मामला है और वो एक ओपन एंड शट केस है। सुशांत ने खुदकुशी की है, ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही। कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया है। बहुत सारे लोगों से इस केस में पुलिस ऑलरेडी पूछताछ कर रही है जिसमें नेपोटिज्म की थ्योरी सामने आई है, लेकिन अगर कंक्रीट एविडेंस किसी के खिलाफ न हो तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना या उसे जेल भेजना इतना आसान नहीं होता है। कविशा जी, तो इसीलिए शायद पुलिस इंतज़ार कर रही है। विकास गुप्ता जी जो है उन्होंने कमेंट किया है और विकास गुप्ता जी हमेशा कमेंट करते हैं, मैं आपको पहचानता हूं विकास जी, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट करने का। लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया उन्होंने ये लिखा है कि कहानी सुनाने का मेरा जो तरीका है वो बहुत ही वाहियात है। एनीवे, अमित अरोड़ा जी, इन्होंने जगरूप फौजी की कहानी सुनाने के लिए कहा है और ऋषिकेश तिवारी जी का भी कमेंट आया है। विनोद सिंह जी हैं, अवधेश कुमार हैं, विजेंद्र सिंह हैं, ब्रिजेश चौधरी हैं, महादेव हैं। इन्होंने तो लिखा है कि वो मेरे मुंह से जो है 10,000 कहानियाँ सुनना चाहते हैं। भाई ये आपका प्यार है, ये मेरी खुशकिस्मती है, थैंक यू वेरी मच। आयुष्मान सिंह साहब, तापस विश्वास जी हैं, इनका भी कमेंट आया है। बबन मंडल साहब हैं, ये धनबाद से हैं, इन्होंने वहाँ की एसिड अटैक की कहानी सुनने की फरमाइश की है। और मुआंजा सैमुअल ने जो है ब्लेस किया है शम्स ताहिर खान साहब को और मुझे भी, और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू वेरी मच। रेखा परदेशी हैं, इनका भी कमेंट आया है। एक तो मोबाइल नंबर है शायद जो
जिस नंबर से आईडी बनी हुई है उन्होंने अपना कमेंट किया है। शुभजीत विश्वास का भी कमेंट है जिसका मैंने जिक्र किया। दीप दे साहब हैं, अर्कस गोकू हैं, इस तरह से हमारे और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया। माई लाइफ माई वे ये शिकायत कर रही हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं कि हम अपने एपिसोड की नंबरिंग क्यों नहीं करते हैं और क्यों नंबरिंग नहीं करेंगे। हालांकि कल मैंने उसका रीज़न बताया था, लेकिन फिर भी शायद आप संतुष्ट नहीं हैं उस बात से। हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश भी हम पूरी करें, अगर संभव हो पाए तो नंबर अपनी स्टोरीज़ का दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी क्रॉम्पटन, आप पहले भी कमेंट कर चुकी हैं और हमेशा आप हौसला अफजाई करती हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स आज मैंने आप लोगों के पढ़ लिए, बहुत सारे लोगों के नाम का भी जिक्र कर दिया। आपसे गुजारिश है कि आज ये जो कहानी आप सुन रहे हैं इसके भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी लिखिए। आप किस जगह से हैं, आप अपने बारे में भी कुछ 2-4 लाइन लिखिए जिससे हमें एक दूसरे को जानने का और ज़्यादा मौका मिल सके। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, फिर हाजिर होंगे किसी और वाक़े, किसी और कहानी के साथ। तब तक मुझे और मेरे साथी, मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।